कई बार लोग बाहर से जो दिखते हैं वैसा ही उनके भीतर नहीं होता। कुछ चेहरे मुस्कुराते हैं पर मन भीतर से जैसे पत्थर हो। सुरेखा जी का भी कुछ ऐसा ही था। सुबह का समय था। शहर की भीड़ भाड़ अभी पूरी तरह जागी नहीं थी, लेकिन यह परिवार जाग चुका था। रसोई से बर्तनों की खनक और प्रेशर कुकर की सीटी सुनाई दे रही थी। बहू सरोज माथे पर आंचल टिकाए, बालों में कसकर जुड़ा बांधे रोटियां बेल रही थी। पास ही दूध उबल रहा था। तभी पीछे से धीमी आवाज आई, बहू जरा चाय बना देना मेरे लिए, सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है। सरोज ने पलट कर देखा। जी माँ जी, बस 2 मिनट में देती हूँ। सुरेखा जी अभी अभी बिस्तर से उठकर लॉन की कुर्सी पर आ बैठी थी। उनका हाथ सर की तरफ था, मानो नींद पूरी ना होने की वजह से सिर में भारीपन हो। दिन चढ़ गया और सरदर्द हो रहा है। क्या जमाना आ गया है, चैन की नींद भी नहीं आती अब। उन्होंने धीरे से कहा। सरोज जल्दी जल्दी गैस कम करके चाय की केतली चढ़ाती है। तभी ऊपर की मंजिल से दौड़ता हुआ एक बच्चा आता है। मम्मी, मेरे कपड़े नहीं मिले। अरे हाय राम, अलमारी में दूसरी वाली कमीज रखी थी ना, वो पहन लो बिट्टू। वो नहीं चाहिए, वो वाली पुरानी है। तभी सुरेखा जी ने टोका, बहू बच्चों को जो है पहनने दें। सरोज चुप रही। चाय बनकर तैयार हो चुकी थी। उसने 2 कप में चाय डाली, एक सुरेखा जी के लिए और एक खुद के लिए। सामने जाकर ट्रे रखी। लीजिए माँ जी, गर्मा गर्म चाय। सुरेखा जी चाय पीती हुई बोली, शक्कर कम डाली है बहू, जरा देख लिया करो। मुझे मीठी चाय पसंद है, तुम तो जानती हो। सरोज ने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया, जी अगली बार ध्यान रखूंगी। सुरेखा जी की उम्र लगभग 55 के आसपास ही होगी। चेहरे पर हल्की झुर्रियाँ थीं, पर बाल अभी भी गाढ़े काले थे, शायद मेहंदी का कमाल। उनका पहनावा सादा पर सलीकेदार होता। सूती साड़ी, माथे पर छोटी सी बिंदी और हल्का सा पाउडर। पड़ोस की औरतें उन्हें बड़ी इज्जत से देखती थीं, और सुरेखा दीदी तो बहुत सुलझी हुई महिला हैं। अपने बच्चों को कितनी अच्छी से पाला है, ऐसी बातें अक्सर मोहल्ले में सुनाई देती थीं, लेकिन अंदर की कहानी सिर्फ सरोज जानती थी। सरोज दिवाकर की पत्नी पिछले 8 सालों से इस घर की बहू थी। रोज सुबह 5 बजे उठकर नहाती, पूजा करती, बच्चों का टिफिन, स्कूल का सामान, चाय नाश्ता, फिर पूरे घर की सफाई। ये सब उसका रूटीन था। फिर भी सास कहती, अब तो बहू के हाथ खुले हुए हैं, सब कुछ तो मैं ही करती हूँ घर में। मैं ना रहूँ तो यह घर ठप पड़ जाए। सरोज चुप रहती थी। उसे डर था कि अगर ज़्यादा कुछ बोली तो घर में अशांति फैल जाएगी, और फिर मोहल्ले की उन सखियों को बात पता चल गई तो सुरेखा जी की छवि पर दाग लग जाएगा, जिसे उन्होंने वर्षों से आदर्श सास की तरह बना रखा था। हर शाम 4 बजे सुरेखा जी की मोहल्ले वाली सहेलियां इकट्ठा होती। लक्ष्मी, उर्मिला और पुष्पा। सबकी जुबान पर पड़ोसियों की चर्चा। उर्मिला कहती, दीदी आपकी बड़ी बहू तो एकदम सीधी है, काम में डूबी रहती है। सुरेखा मुस्कुरा कर कहती, क्या बताऊं बहन, अब हमारी उम्र आराम करने की है, अब घर बहू को ही संभालना है। मैं तो बस थोड़ा बहुत हाथ बटा देती हूँ। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। सरोज को आराम का समय बस तब मिलता जब घर के सब लोग सो जाते हैं। फिर भी वह शिकायत नहीं करती थी। उसे लगता था शायद एक दिन सब उसकी मेहनत को समझेंगे। उस दोपहर की धूप खिड़की से चुपचाप अंदर झांक रही थी। घर के सारे कमरे जैसे किसी उनिंदी में डूबे थे। ऊपर के कमरे से कभी कभार बच्चों की खिलखिलाहट आती तो नीचे हॉल में लगी टीवी की आवाज़ उस खिलखिलाहट को हल्का सा चीर जाती। गर्मी के मौसम में सबको दोपहर की झपकी प्यारी लगती है, लेकिन सुरेखा जी की आदत कुछ अलग थी। दोपहर के इस सुस्त समय में उनका मन अपने पसंदीदा धारावाहिकों में ही रम जाता। बैठक के कोने में पुरानी सी आराम कुर्सी पर टिके हुए उनके हाथ में नींबू पानी का गिलास था, और सामने टीवी पर आ रहा था रिश्ते का दोहराया गया एपिसोड। सुरेखा गुनगुनाते हुए बोली, हाँ तो अब देखो कैसे बहू ने सासू माँ को चकमा दे दिया। ये तो बिल्कुल वही है जो सरोज मुझसे करती हैं। हल्की सी मुस्कान और सिर झटकती है। अभी सीरियल का क्लाइमैक्स शुरू ही हुआ था कि
अचानक ऊपर वाले माले से दौड़ती हुई सरोज सीढ़ियों पर से उतरी। उसका चेहरा कुछ घबराया हुआ था और हाथ में मोबाइल कसकर पकड़ा हुआ। सरोज हांफती हुई बोली, माँ जी रुकिए जरा, मेरे फ़ोन पर रेवती बुआ का फ़ोन आया था। सुरेखा जी ने झुंझलाते हुए रिमोट से टीवी की आवाज़ कम की और चश्मा थोड़ा नीचे सरकाया। अरे भाई, ऐसा क्या हो गया कि इतनी जल्दी में भागते हुए आ रही हो? सब ठीक है ना? सरोज घबराई आवाज़ में बोली, बुआ जी कह रही थी कि वो आपको कई बार फ़ोन कर चुकी हैं, पर आप उठा नहीं रही हैं। बहुत नाराज लग रही थी। सुरेखा सिर झटकते हुए बोली, अरे देखो, रेवती जीजी की झूठ बोलने की आदत अभी तक गई नहीं। इनका फ़ोन कब आया जो मैं उठाऊंगी नहीं? सरोज ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। माँ जी, मैंने भी यही कहा, लेकिन फिर वो थोड़ा रुकती है, फिर मोबाइल की स्क्रीन दिखाते हुए कहती है, फ़ोन एयरप्लेन मोड पर था। सुरेखा भौचक्की होकर, अरे राम, अच्छा, ये तो फिर उस शैतान पोते का काम होगा। दिन भर मेरा फ़ोन लेकर गेम खेलता रहता है। उन्होंने झटपट फ़ोन लिया, एयरप्लेन मोड हटाया और बोली, ठीक है बहू, तू जा, मैं अब जीजी को कॉल कर लूँगी। सरोज ने थोड़ी राहत की सांस ली और फिर धीरे से ऊपर चली गई। लेकिन अब सुरेखा जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहराने लगी थी। रेवती उनकी बड़ी ननंद, जिसकी एक झलक भी उन्हें अंदर तक कपा देती थी। चाहे उम्र के किसी भी मोड़ पर क्यों ना पहुंच जाए, ननंद भाभी का रिश्ता तो वही रहता है। अब जीजी को क्या सूझी जो मुझे याद कर लिया? जरूर कोई हुक्म सुनाना होगा। कुछ पल तक उन्होंने कॉल करने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही कॉल लगाया, दूसरी घंटी पर ही रेवती जीजी की भारी आवाज़ गूंज गई, अरे सुरेखा, तुम्हें कितनी बार कॉल किया पर फ़ोन ही नहीं उठाया। अब कोई मर भी जाए तो भी तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। सुरेखा कस कर बोलती है, लेकिन नरमी ओढ़कर। अरे जीजी, गलती हो गई, फ़ोन बच्चा लेकर खेल रहा था, एयरप्लेन मोड में था, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। रेवती ताने देते हुए बोली, हाँ हाँ, अब बच्चे भी फ़ोन चलाने लगे हैं और भाभियाँ झूठ बोलने लगी हैं। सुरेखा कुछ ना बोली, खामोश रही, जानती थी अब असली मुद्दा आने वाला है। सुनो, अनिमेश के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। अपनी ही बिरादरी की लड़की है, थोड़ी गांव की है, लेकिन पढ़ी लिखी है, संस्कारी है और तो और देखने में भी अच्छी है। सुरेखा की भौहें तन गई। वह जानती थी कि अब उन्हें बड़ी नरमी से बात को टालना होगा। उन्होंने बात संभालते हुए कहा, देखिए जीजी, अनिमेश शहर में काम करता है, उसकी सोच शहर जैसी हो गई है। उसे शहर की लड़की ही भाएगी, गांव की लड़की कैसे खुद को ढाल पाएगी? रेवती गुस्से में बोली, हाँ हाँ, अब गांव की लड़कियों में खोट नजर आने लगा है तुम लोगों को, सब आधुनिक हो गए हो। लेकिन याद रखना, यही गांव की लड़कियां घर को संभालती हैं, संस्कार ले आती हैं। सुरेखा धीरे से बोली, मैं मना नहीं कर रही जीजी, बस कह रही हूँ कि हमारे अनिमेश को भी पसंद आनी चाहिए ना। अब तुम माँ हो या शादी ब्याह की ब्रोकरी कर रही हो, लड़की खानदान की है, शरीफ है, इतना काफ़ी नहीं? और फ़ोन कट गया। सुरेखा जी ने गहरी सांस ली। चेहरा थका हुआ और सोच में डूबा हुआ था। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, वैसे वैसे रिश्तों की गांठें भी कसने लगती हैं। जीजी का गुस्सा तो अब कई दिन चलेगा। टीवी अब भी चल रहा था, लेकिन अब उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। जिंदगी की असली पटकथा तो अब उसके अपने ही घर में लिखी जा रही थी। सुरेखा जी ने गहरी सांस ली। चेहरा थका हुआ और सोच में डूबा हुआ। अब बुआ से बात हुए कुछ दिन बीत गए थे, लेकिन सुरेखा जी के मन से वो बात नहीं गई थी। ननंद भाभी के रिश्ते भले समय के साथ ठंडे पड़ जाएं, पर एक अलिखित खिंचाव हमेशा रहता है, खासकर तब जब बात बहू बेटे के विवाह की हो। रेवती बुआ की वो बात की, गांव की लड़की में खोट नजर आने लगी है तुम लोगों को, सुरेखा जी के कानों में जैसे अटक गई थी। भीतर कहीं कुछ चुभा था, पर जुबान पर वही संयम। लेकिन दूसरी तरफ अनिमेश भी अब तक नौकरी में स्थायी हो चुका था। शहर की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में उसका पद पक्का हो गया था
और यहीं से शुरू हुआ घर में रिश्तों की खोजबीन। एक दोपहर कमरा हल्के उजाले में डूबा हुआ था। सुरेखा जी बैठी थीं। वहीं पास में बड़ी बहू सरोज बैठी थी, कुछ तस्वीरें लेकर। सरोज हिचकिचाते हुए बोली, माँ जी, मेरी मामा की लड़की है, बहुत ही सुंदर, पढ़ी लिखी और नौकरी भी करती है बैंक में। अनिमेश के लिए मैं सोच रही थी। सुरेखा जी ने चश्मा पहनकर तस्वीर देखी। कुछ देर बिना कुछ कहे देखती रही, फिर सिर हिलाकर रख दी। लड़की तो ठीक है, पर जरा सावली है ना, और कद भी छोटा लग रहा है अनिमेश के हिसाब से। माँ जी, अब सब कुछ तो एक में नहीं मिलेगा ना। पढ़ी लिखी है, संस्कारी है, घर भी अच्छा है। सुरेखा धीरे लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, देख बहू, मैं कुछ कह नहीं रही, लेकिन अनिमेश है तो अब सुंदर लड़का ना, उसे अपनी जोड़ी भी वैसी ही चाहिए। सरोज के चेहरे पर थोड़ी नाराजगी उभरी। वो खड़ी हुई, लेकिन जाते जाते धीरे से बुदबुदाई, आपका बेटा कोई राजकुमार है क्या, जिसे परी ही चाहिए? क्या कहा? सरोज थोड़ा तेज होकर बोली, कुछ नहीं माँ जी। सरोज चली गई, लेकिन अब बात सुरेखा जी के मन में अटक गई थी। बेटे के लिए रिश्ता खोजते खोजते वो खुद कई बार उलझने लगी थी। एक तरफ रेवती बुआ का गांव वाला रिश्ता, दूसरी ओर बहू की ओर से शहर वाली लड़कियां, पर हर बार कोई ना कोई कमी निकाल ही दी जाती थी। शाम को सुरेखा अनिमेश के कमरे में जाती है। बेटा, तुझसे कुछ पूछूं? अनिमेश हैरानी से, हाँ माँ, पूछो ना। शादी के लिए कोई पसंद है क्या तुझे, या फिर हम देख ले लड़की? अनिमेश हंसकर बोला, माँ आप देखो ना, लेकिन एक बात है। सुरेखा चौंक कर बोली, क्या बात? अनिमेश थोड़ा झेपते हुए बोला, बस ये कि लड़की थोड़ी स्मार्ट हो, बात करने में समझदार हो, और मेरी तरह शहर के लाइफस्टाइल को समझती हो। सुरेखा जी कुछ नहीं बोली, बस सिर हिलाया और कमरे से निकल गई। उन्हें पता था उनका बेटा अब बड़ा हो चुका है, और उसकी पसंद, उसकी ज़िंदगी के फैसले अब वो सिर्फ माँ बनकर नहीं, एक दोस्त बनकर समझेंगी, तभी बात बनेगी। उस रात चुपचाप आंगन में खड़ी हुई सुरेखा जी आसमान की ओर देख रही थी, जैसे खुद से पूछ रही हूँ, क्यों रिश्ता तय करना इतना कठिन हो जाता है, जब मन, समाज और रिश्तेदार सब अपनी अपनी दिशा में खींचते हैं। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। हर कुछ दिन में कोई रिश्ता आता, बात होती, तस्वीर देखी जाती, और फिर किसी न किसी वजह से बात रुक जाती। कभी सुरेखा जी को लड़की की पढ़ाई कम लगती, कभी चाल ढाल में सादगी की कमी महसूस होती, कभी घर न ठीक लगता, तो कभी खानदान। बाहर वालों को लग सकता था कि सुरेखा जी ज़्यादा ही देखने दिखाने कर रही हैं, पर भीतर से वह भी थक चुकी थी। अब अनिमेश की नौकरी में स्थिरता आ चुकी थी। सुबह ठीक 9 बजे ऑफिस निकलना, शाम को थकी हारी लौटना, और फिर माँ के साथ बैठकर 2 कप चाय पीना, यही अब उसकी दिनचर्या थी। सुरेखा जी को अब यह एहसास हो चला था कि बेटे के जीवन में बहू का होना जरूरी है, लेकिन कैसी बहू हो, इस सवाल का जवाब वह आज भी अपने मन में साफ नहीं कर पाई थी। एक दिन रसोई में सरोज बर्तन धो रही थी और सुरेखा जी आटे को गूंथते हुए कुछ सोच रही थी। सरोज थोड़े तल्ख अंदाज में बोली, माँ जी, वो मेरी बुआ की बेटी है ना, पायल, वो रिश्ता तो बिल्कुल ठीक था, पढ़ी लिखी थी, घर का काम भी जानती थी, फिर क्यों मना कर दिया आपने? सुरेखा सांस छोड़ते हुए बोली, बहू, उसके घर में जितने लोग उतनी बातें, और फिर उनका रहन सहन थोड़ा अलग लगा मुझे। वह टिक पाएगी क्या ऐसे माहौल में? सरोज बुदबुदाते हुए बोली, तो फिर हो गई शादी। जो हर रिश्ते में कमी निकाली जाए, आपको कोई लड़की पसंद ही नहीं आएगी। सुरेखा ने सुन तो लिया, पर अनसुना करते हुए बोली, मैं तो बस यह चाहती हूँ कि जो भी बहू आए हमारे घर के रंग में रच जाए, बस यही सोचती हूँ। सरोज चुप हो गई। फिर आया एक नया रिश्ता अचानक से। एक दोपहर दरवाजे पर चिट्ठी की तरह एक खबर आई। दूर के रिश्तेदार सुरेखा जी के फूफा के बहू के बेटे ने एक लड़की का जिक्र किया। नाम है अनामिका। उसने बताया था पढ़ी लिखी MBA पास, एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी करती थी, और ज़्यादा खास बात, देखने में सुंदर,
सादगी में लिपटी हुई। जब अनिमेष को लड़की की फ़ोटो दिखाई गई, वह बस देखता ही रह गया। माँ, ये लड़की बिल्कुल वैसी ही है जैसा मैं सोचता था। सरोज हंसते हुए बोली। तो फिर अब भैया से कहो ना कि एक बार बात आगे बढ़ाएं। अनिमेष, माँ, आप ही बात कीजिए ना। अगर आप चाहेंगी तो ही यह रिश्ता बनेगा। लेकिन सुरेखा जी के मन में एक नया संशय उपजा। लड़की इकलौती संतान है, यानी कि शादी के बाद भी वह अपने माता पिता से जुड़ी रहेगी। हो सकता है बार बार मायके चली जाए या फिर अपने माँ बाप को घर बुलाए रखें। उनकी आंखों में पुरानी छवियां उभर आईं, जहाँ शादी के बाद एक बहू सिर्फ ससुराल की होती थी। बहू, इकलौती लड़की है वो, तो ही बता, कल को माँ बाप बूढ़े होंगे तो वो लड़की किसकी जिम्मेदारी निभाएगी, हमारे घर की या अपने मायके की? सरोज धीरे पर दृढ़ स्वर में बोली। माँ जी, जिम्मेदारी बांटने की चीज़ नहीं होती। प्यार जहाँ होता है वहाँ इंसान दोनों घर निभा लेता है। अनामिका जैसी पढ़ी लिखी लड़की को समझ होगा, और वैसे भी आजकल की दुनिया में मायका कोई बोझ थोड़े है। सुरेखा कुछ नहीं बोली। वह जानती थी उनकी बहू ठीक कह रही है, लेकिन पुरानी सोच आसानी से नहीं जाती। लेकिन जब लड़की से पहली बार बात हुई, अनामिका की आवाज़ में विनम्रता थी, उसकी बातों में साफपन था, और मुस्कान ऐसी कि फ़ोन के इस पार भी महसूस हो। अनिमेष बात करने के बाद बोला। माँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ, एक बार आप बात कीजिए। अगर दिल से बात करेंगी तो शायद आपकी शंका दूर हो जाए। अगले दिन सुरेखा जी ने खुद फ़ोन मिलाया अनामिका की माँ को। बातचीत हुई खानदान, संस्कार, नौकरी, हर पहलू पर। फ़ोन रखने के बाद वह कुछ देर चुप रहीं, फिर धीमे स्वर में बोले, लड़की तो अच्छी है। फिर आया एक और टकराव। रेवती बुआ का फ़ोन आ गया। रेवती गुस्से से बोली, तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि लड़की देखने जा रही हो, और अब सुनती हूँ कि इकलौती लड़की से रिश्ता तय हो रहा है। सुरेखा जी संकोच में बोली, जी, बात जल्दी जल्दी में हो गई। अनिमेष को लड़की पसंद आई और बाकी सबको भी। हाँ, अब खानदान की लड़की तो दिखती नहीं तुम्हें, शहर की नौकरी वाली बहू ही चाहिए। सुरेखा चुपचाप सुनती रही, कुछ नहीं कह पाई। लेकिन इस बार पहली बार उन्होंने मन ही मन तय किया कि इस बार फैसला वो लेंगी जो उनके बेटे और घर के लिए सही हो, ना कि सिर्फ परंपरा निभाने के लिए। रात में सुरेखा और अनिमेष की बातचीत हो रही थी। माँ, आप खुश हैं ना इस रिश्ते से? सुरेखा थोड़ी सोचकर। बेटा, मैं डर रही थी कि तू मुझसे दूर हो जाएगा अगर लड़की अपने मायके से जुड़ी रही तो। लेकिन अब समझ गई हूँ कि जिस बहू में अपनापन होगा वो किसी को दूर नहीं करेगी। अनिमेष मुस्कुराकर बोला, तो फिर बात पक्की समझू माँ? सुरेखा हौले से हंसते हुए, चल एक बार अनामिका से मिलवा दें, फिर तेरी माँ भी हाँ कर देगी। आज सुरेखा जी ने सुबह से ही घर की सफाई करवा दी थी। कुशन के कवर बदले, पर्दे ठीक किए गए और आंगन में लगे फूलों को पानी दिया गया। जैसे ही दीवार घड़ी ने 1 बजाया, उनका मन कुछ बेचैन होने लगा। आज अनामिका अपने माता पिता के साथ पहली बार घर मिलने आ रही थी। सुरेखा को इस बात की चिंता नहीं थी कि चाय में कितनी शक्कर होगी या समोसे गर्म होंगी या नहीं। चिंता थी तो सिर्फ एक बात की, क्या मैं इस लड़की को अपनी बहू मान सकूंगी? बड़ी बहू ने धीरे से कहा, माँ जी, अब बस मुस्कुरा दीजिएगा, बाकी सब हम संभाल लेंगे। सुरेखा ने आंखों से इशारा किया, तो चुप बैठ, बहुत जानती है तो। तभी बाहर से कार का हॉर्न बजा। आ गए। अनामिका और उसके माता पिता दरवाजे पर खड़ी थीं। लड़की ने नीले रंग की सूती सूट पहन रखी थी, बाल पीछे सलीके से बंधे थे, आंखों में शालीनता, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। नमस्ते, उसने झुककर कहा। जीती रहो, सुरेखा ने भी आशीर्वाद दिया, लेकिन नज़रों में एक तोलने वाली गंभीरता थी। माहौल थोड़ा संकोची था, पर चाय नाश्ते की ट्रे लेकर सरोज ने माहौल को हल्का किया। सब लोग बैठ गए। बेटा, क्या करती हो? सुरेखा ने पूछा। आंटी जी, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में HR हूँ। दिल्ली में ही ऑफिस है। घर से कितनी दूर? बस 30 मिनट का रास्ता है।
अनामिका मुस्कुराकर जवाब देती रही। फिर सुरेखा थोड़ी और अंदर गई। काम तो बहुत थकाऊ होता होगा ना, फिर घर कैसे संभालोगी? अनामिका ने हल्के स्वर में कहा। जी अब तक तो केवल सब अकेले संभालती रही हूँ। ससुराल में परिवार का साथ होगा तो और आसान हो जाएगा। सुरेखा ने अनामिका की ओर देखा। उसे लगा कि लड़की की बातों में बनावटीपन है और ज़्यादा भी बोल रही है। फिर अचानक अनामिका की माँ बोली, हम जानते हैं कि वो इकलौती है, पर हमने हमेशा उसे साझा करना सिखाया है। मायका हो या ससुराल, वो दोनों को बराबर समझेगी। सुरेखा ने एक पल के लिए अनामिका की ओर देखा। बड़ी बड़ी आंखें नीची थीं, हाथ गोदी में बंधे हुए और शरीर की भाषा में कोई घमंड नहीं। तभी अनिमेष बाहर से आता दिखा। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल, और फिर धीरे से बोला, अनामिका चलो थोड़ी देर छत पर चलते हैं। सुरेखा ने तुरंत टोका, अरे अरे सामने बैठो, यहीं ऊपर जाने की क्या ज़रूरत है? पर सरोज ने मुस्कुरा कर कहा, माँ जी आजकल की पीढ़ी थोड़ी बात करना चाहती है। सुरेखा ने धीरे से सिर हिलाया, हाँ आजकल सब उल्टा ही है। कुछ देर बाद जब अनिमेष और अनामिका नीचे आए तो दोनों के चेहरे पर एक आत्मीयता की हल्की सी परछाई थी। दोनों जैसे एक दूसरे की बात समझ चुके हों। रात को जब मेहमान चले गए तो सरोज रसोई में बर्तन समेटते हुए बोली, माँ जी लड़की समझदार लगी या नहीं? सुरेखा ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ समझदार है, पर वक्त ही बताएगा कि ससुराल के रंग में कब तक रंगी रहती है। लेकिन मन में कहीं कोई कोना हल्का सा पिघलने लगा था। और जब रात को सुरेखा बिस्तर पर लेटी तो अनामिका की हल्की मुस्कान उनकी आंखों में घुम गई। उन्होंने करवट बदली और खुद से एक धीमा सा सवाल किया, क्या वाकई यही है मेरी बहू? अगली सुबह की चाय का वक्त था। बरामदे में सुरेखा जी झूले पर बैठी थीं। सामने गमलों में लगे मोगरे ने आज फिर से खुशबू उड़ाई थी और हवा में हल्की ठंडक थी। सरोज रसोई से चाय की ट्रे लेकर आई। माँ जी आपका चाय खास इलायची वाला बना दिया है। सरोज ने कप थमाया। हमेशा की तरह मीठी रखी है ना चाय? हाँ माँ जी, आप जैसी मीठी चाय पसंद करती है वैसे ही बनाई है। सुरेखा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कुराहट में कहीं ना कहीं हल्की सी बेचैनी थी। दरवाजे की घंटी बजी। सरोज ने जाकर दरवाज़ा खोला। अरे रेवती बुआ आप? सरोज एकदम चौंक गई। अरे नमस्ते। रेवती बुआ उसी पुराने ठाठ से अंदर आई। लंबा घूंघट नहीं, लेकिन गले में भारी कंठी, माथे पर लाल टीका और हाथों में चूड़ियों की खनक। सुरेखा ने झूले से उठते हुए कहा, अरे जीजी आपको आने की क्या ज़रूरत थी? फ़ोन पर ही बता देती। रेवती ने साड़ी का पल्लू कंधे पर ठीक करते हुए कहा, हाँ हाँ, फ़ोन तो अब गांव की लड़कियों के रिश्ते के लिए उठाया नहीं जाता, लेकिन शहर की बहू मिल जाए तो खुद चाय के साथ बिस्कुट भी परोसे जाते हैं। सुरेखा समझ गई आज जीजी का मूड गर्म है। जीजी ऐसा क्यों कह रही हैं आप? हमने कब मना किया किसी को? रेवती ने सीधा सुरेखा की आंखों में आंखें डाल दी। तूने उस दिन क्या कहा था? हमारे अनिमेष को तो गांव की लड़की पसंद नहीं आएगी। हाँ अब बता, ये अनामिका कहाँ की है? शहर की? तो वो जो हमारे खानदान की लड़की थी उसे क्या हुआ था? क्या कमी थी उसमें? सुरेखा झेप गई। जीजी अब बात को गलत ले गई। वो लड़की बहुत प्यारी थी, लेकिन क्या? रेवती ने टेबल पर हाथ पटका। माफ़ कीजिए जीजी, हम बस यही चाहते थे कि लड़की और अनिमेष की सोच मिले। अब उस रिश्ते में लड़का झिझक रहा था। झूठ मत बोल सुरेखा, तुझे तो बस अपनी पसंद की बहू चाहिए थी, एकदम सजी धजी मॉडर्न नौकरी पेशा। गांव की लड़की तो तुझे देहाती लगती है ना? सुरेखा थोड़ा रुक कर बोली, जीजी देखिए हम माँ हैं, हमसे बेहतर कौन जाने कि हमारे बेटे के साथ कौन सी लड़की ठीक रहेगी। अरे बेटा अब बच्चा नहीं है, खुद कमाता है, खुद सोचता है, तुझसे भी ज़्यादा समझ है उसमें। रेवती की आवाज़ में एक ठहराव था, एक चोट छुपी थी, शायद रिश्तों के बदलते समीकरणों की। आप बैठिए बुआ जी, चाय लाई जाती है। सरोज ने बात बदलनी चाहिए। रेवती ने हाथ से मना किया, नहीं बहू कुछ नहीं लूँगी। फिर आगे बोली, तू चाहे माने या ना माने सुरेखा, ये रिश्ता अगर तू चाहती तो हो जाता, तुझसे ही नहीं बना। लेकिन खैर
अब जो हुआ सो हुआ, भगवान अनिमेष और बहू को सुख दे। इतना कहकर रेवती उठ खड़ी हुई। सरोज ने उनका पल्लू ठीक किया और दरवाजे तक छोड़ा। सुरेखा वहीं झूले पर बैठ गई। उनके चेहरे पर भावों की एक परत थी, अपराध बोध की, चिंता की और शायद एक अहम की भी। अंदर से अनिमेष की हंसी की आवाज़ आ रही थी। वो फोन पर अनामिका से बात कर रहा था। सुरेखा ने एक गहरी सांस ली और बुदबुदाई, अभी से बेटा बिजी है अपनी होने वाली पत्नी में। अब शादी सगाई की तारीख तय हो गई। घर में हलचल सी थी। ड्राइंग रूम में रंग बिरंगी पर्दे सजे थे, कोनों में फूलों की लड़ियां झुल रही थी और हवा में हल्का सा गुलाब जल घुला था। सुरेखा जी हाथ में पूजा की थाली लिए इधर उधर देख रही थी। अरे बहू, वो मोती वाला दुपट्टा कहाँ रखा है? वही निकालना, आज सब आ रही हैं। सरोज ने मुस्कुरा कर कहा, माँ जी सब तैयार है। और हाँ, मिठाइयाँ नीचे फ्रिज में रखी है, निकाल लूँ क्या? हाँ हाँ निकालो, रिश्तेदार लोग भी आते ही होंगे। थोड़े ही देर में अनामिका अपने माता पिता के साथ पहुंची। गुलाबी सिल्क की साड़ी, माथे पर टीका, कानों में छोटे मोती की और एक सधी हुई मुस्कान। कमरे में जैसे एक ठहराव सा आ गया। अनिमेष की नज़रें वहीं ठहर गई। वह अपनी माँ की पीठ पीछे धीरे से बुदबुदाया, माँ, लड़की बिल्कुल वैसी ही है जैसी मैं सोचता था। सगाई की रस्में हुई, एक दूसरे को अंगूठियाँ पहनाई गई और परिवार वालों के चेहरे पर संतोष की हल्की रेखाएं खिंच गई। 4 महीने की तैयारी के बाद अनिमेष और अनामिका की शादी तय तिथि पर भव्य ढंग से हुई। बारात में डीजे, रोशनी और रिश्तेदारों की चहल पहल देखते ही बनती थी। दुल्हा घोड़ी पर चढ़ा तो सुरेखा जी की आंखें भर आई। मेरा अनिमेष अब किसी का हो जाएगा। उन्होंने एक कोना पकड़ा और चुपचाप साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछ ली। रस्मों में जब अनामिका ने सिंदूर और मंगलसूत्र पहना तो वह इस परिवार की नई छोटी बहू बन गई। अगले दिन सुबह का वक्त, दरवाजे पर रंगोली सजी थी। सुरेखा जी ने थाली लेकर आरती की। बहू, अब इस घर की लक्ष्मी तू है, अंदर दाहिना पैर रखियो। अनामिका ने सिर झुकाया और धीरे धीरे घर में प्रवेश किया। शादी के बाद कुछ दिन हंसी खुशी में बीते। अनामिका न केवल स्मार्ट और पढ़ी लिखी थी, बल्कि घरेलू कामों में भी हाथ बटाने को तैयार रहती थी। वह नौकरी पर जाती, लेकिन सुबह उठकर रसोई में सरोज की मदद करती, फिर सास को प्रणाम करके निकलती। अनिमेष अब लगभग हर शाम उसे लेने ऑफिस के बाहर पहुंचता। साथ मिलकर चाय पीते, बातें करते, कभी शाम को बाहर भी निकल जाते। अनामिका का व्यवहार शुरू से ही सौम्य और समझदारी भरा था, लेकिन उसका और अनिमेष का रिश्ता कुछ अलग था। शुरुआती हफ्तों में ही अनिमेष, जो पहले माँ के बिना कहीं नहीं जाता था, अब छोटी से छोटी चीज में भी अनामिका की सलाह लेने लगा। शनिवार रविवार आते ही कभी फिल्म, कभी कैफ़े, कभी लॉन्ग ड्राइव। लेकिन यहीं से सुरेखा जी के मन में हलचल शुरू हुई। एक शाम जब अनिमेष फिर से बाहर खाने चला गया, सुरेखा जी ने सरोज से कहा, अब तो मेरा बेटा मुझसे बात भी कम करता है, सारा वक्त बस अपनी बीवी के साथ। पहले जब ऑफिस से आता था मेरे कमरे में आता था, अब सीधे छत पर भागता है। सरोज ने हंसते हुए कहा, नई नई शादी है माँ जी, कुछ दिन बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। पर सुरेखा जी के चेहरे की सिकन गहराती जा रही थी। कुछ दिन और गुजर गए। इधर सरोज को भी अब एक और बात खटकने लगी, अनामिका का नौकरी करना। घर में 2 बहुएं हैं, लेकिन काम तो सब मुझ पर ही है। सरोज एक दिन सुरेखा जी से कह रही थी, अगर छोटी बहू थोड़ा और काम कर ले तो मेरा भी कुछ सुकून हो। सुरेखा जी ने भी धीरे धीरे से समर्थन किया, अरे बहू, घर का काम कोई छोटा नहीं होता, नौकरी कर रही हो तो क्या हुआ, घर भी तो तुम्हारा ही है। लेकिन अनामिका कभी पीछे नहीं हटती थी। सुबह के काम निपटा कर ही निकलती थी और लौटकर जो काम होता उसमें भी हाथ बटाती। अनामिका के माता पिता महीने में एक बार मिलने आ जाते, कभी डॉक्टर को दिखाने तो कभी यूं ही हाल चाल लेने। एक दिन जब वह लोग आए और अनामिका उनके साथ बैठी थी, सुरेखा जी ने चुपचाप कहा, किसके ससुराल में हर महीने मायके वाले आते हैं भला, बेटी के घर को तो अब ससुराल ही मानना चाहिए ना। सरोज ने भी बात को हवा दी,
अब इकलौती बेटी है माँ जी, कुछ ज़्यादा ही आदी होंगे उससे। अनामिका ने ये ताना भी मुस्कुरा कर सह लिया, लेकिन शाम को अपने कमरे में उदास बैठी थी। शाम को अनिमेश ने पूछा, सब ठीक है ना? माँ कुछ कह तो नहीं रही? अनामिका ने बस सिर हिलाया, सब ठीक है, बस थोड़ा समय लगेगा सबको समझने में। अब अनामिका समझने लगी थी कि इस घर में हर रिश्ता एक अलग परीक्षा है, जहाँ उसे हर वक्त खुद को साबित करना पड़ेगा। लेकिन वह हार मानने वाली नहीं थी, क्योंकि उसे यकीन था कि उसका प्यार, उसकी सच्चाई और उसका संयम आखिरकार इस घर को भी जीत लेगा। धीरे धीरे 1 साल यूं ही गुजर गए। अब गर्मियों की शुरुआत थी। आम के पेड़ में कैरी आ चुके थे और हवा में हल्की सी मिठास घुली हुई थी। घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, उतना ही जितना एक संयुक्त परिवार में चलता है। इन दिनों अनामिका कुछ उत्साहित थी, उसका जन्मदिन आने वाला था। रात को डिनर के बाद अनिमेश और अनामिका कमरे में बैठे थे। इस बार कुछ अलग करना है बर्थडे पर, अनामिका ने बालों से कंघी करते हुए कहा। मतलब इस बार भी बाहर चलें? अनिमेश ने पूछा मुस्कुराकर। नहीं, इस बार मैं चाहती हूँ कि घर में ही सबके साथ मनाऊं। मम्मी जी, दीदी जी, भैया जी, बच्चे, तुम और। वह ठिठक गई। और तुम्हारे मम्मी पापा भी। हाँ, अगर सब साथ हो तो और अच्छा लगेगा। ये दिन सिर्फ मेरा नहीं, मेरे अपनों का भी तो है ना? अनिमेश ने हामी भर दी। ठीक है महारानी जी, जैसा आप चाहें। घर में तैयारी होने लगी। अनामिका ने सब कुछ बहुत सादगी से प्लान किया। एक छोटा सा केक, कुछ पसंदीदा पकवान और सबके लिए एक छोटा सा तोहफा भी खरीदा। उसी दिन सुबह अनामिका के माता पिता भी आ पहुँचे। उनके हाथों में मिठाइयों के डिब्बे, उपहार और खाने पीने का सामान था। अरे, बिटिया के जन्मदिन पर हम कुछ लेकर भी ना आए? पिताजी हंसते हुए बोले। सुरेखा जी ने जब दरवाजे पर यह सब देखा तो मन ही मन खींच गई। हाँ, अब बेटी का जन्मदिन भी शादी जैसा मनेगा, उन्होंने ताना कसा। शाम को घर को हल्के फूलों और लाइट से सजाया गया। छोटा सा केक, साथ में घर के बने पकवान, सब कुछ बहुत आत्मीय था। जब अनामिका ने केक काटा तो सभी ने ताली बजाई। हैप्पी बर्थडे बहू, सुरेखा जी ने भी बोला, पर मुस्कान में मिठास नहीं थी। खाना पीना, गाना बजाना सब हुआ और माहौल हंसी खुशी में बीत गया। रात को जब खाने के बाद अनामिका के माता पिता ने कहा, बेटा अब हम निकलते हैं, बहुत देर हो रही है। अनामिका ने तुरंत विरोध किया। नहीं मम्मी पापा, इतनी रात को नहीं जाने दूंगी, आराम से यहीं रुकिए, कल सुबह निकलिए। अनिमेश ने भी समर्थन किया। हाँ पापा जी, कुछ देर और रुक जाइए ना, यहाँ आपकी ही बेटी का घर है। थोड़ी नानुकुर के बाद वे रुक गए। जब अगली दोपहर अनामिका के माता पिता विदा होकर निकले, तभी से घर का माहौल बदलने लगा। सुरेखा जी तमतमाई हुई बैठक में बैठी और ताने की झड़ी लगा दी। अरे, अब समधी समधन भी रात भर बेटी के घर रहेंगे। हमारे जमाने में तो यह सब नहीं होता था। मोहल्ले वालों ने देखा तो क्या सोचेंगे? सरोज भी ताना जोड़ देती है। बिल्कुल, कोई सीमा ही नहीं रही। अब घर को होटल बना दिया है। अनामिका चुपचाप सुन रही थी, पर जब बात हद पार करने लगी तो उसने धीरे से कहा, मम्मी जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मेरे माता पिता मेरे लिए बहुत अहम हैं। वो इस उम्र में मेरे पास 2 घंटे बैठने आए और वो भी आपको बुरा लग रहा है? सुरेखा जी भड़क उठी। तो अब तुम मुझसे जवाब तलब करोगी? यही संस्कार लेकर आई हो? अनामिका का स्वर अब थोड़ी आत्मविश्वास में बदल गया। संस्कार यही सिखाते हैं कि बड़ों की इज्जत करो, पर अपनों को मत भूलो। और मम्मी जी, मैं इकलौती हूँ अपने मम्मी पापा की, उन्हें छोड़ दूंगी तो उन्हें कौन देखेगा? सुरेखा जी बात का बतंगड़ बनाकर बैठ गई। जैसे ही अनिमेश कमरे में आया, उन्होंने फौरन शिकायत की। देख लो, तुम्हारी बीवी अब मुझे जवाब दे रही है। अनिमेश ने माँ और पत्नी दोनों की तरफ देखा, फिर धीमे से कहा, माँ, आप ही तो हमेशा कहती थी कि लड़की अपने माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। अब अनामिका भी वही कर रही है। चलिए सब ठीक है, और वही बात ख़त्म कर देता है। उस दिन के बाद घर में कोई ऊंची आवाज़ नहीं हुई, पर माहौल में खामोशी घुल गई।
रिश्तों में जो हल्की सी दरार थी वह अब थोड़ी और गहरी हो गई। अनामिका ने मुस्कुराना नहीं छोड़ा, पर अब उसकी मुस्कान के पीछे एक सावधानी थी। सुरेखा जी ने बोलना कम कर दिया, पर उनके मन में लेकिन असहमति उनके हर बात में झलकने लगी। वक्त एक बार फिर करवट ले रहा था। घर के माहौल में गुनगुनाहट थी, चेहरों पर रौनक थी। आरूसी सुरेखा जी की लाडली बेटी माँ बनने वाली थी, और वो भी जुड़वा बच्चों की। डॉक्टर ने जब यह खबर दी तो घर जैसे खिल उठा था। सुरेखा जी फूली नहीं समा रही थी। हमारे घर में एक नहीं, दो दो खुशियाँ आने वाली हैं। एक दिन फ़ोन आया आरूषी का। आवाज़ में वही पुरानी ममता और नखरे भरे थे। माँ, अब तो मेरी हालत दिन ब दिन भारी होती जा रही है। प्लीज़ आप आ जाइए ना, आपकी बहुत ज़रूरत है। सुरेखा जी का मन पिघल गया। अरे क्यों नहीं बिटिया, तू बोले और माँ दौड़ी ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? उन्होंने अगले ही दिन जाने का सामान पैक करना शुरू कर दिया। अनामिका ने यह सब देखा। वह रसोई में काम करते हुए धीमे से सोचने लगी। अब तक तो यही कहती थी कि बेटी को उसके ससुराल में खुद संभालना चाहिए। अभी तक तो यही कहती थी कि बेटी को उसके ससुराल में खुद संभालना चाहिए, माँ बाप को बार बार नहीं जाना चाहिए, और अब खुद जा रही है महीनों के लिए। वो मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान थोड़ी कड़वाहट से भीगी हुई थी। उधर अनामिका की माँ की तबीयत भी चिंता का कारण बनी हुई थी। डॉक्टर ने बताया कि मोतियाबिंद पक चुका है। जल्दी ऑपरेशन ना हो तो आँख की रोशनी पर असर पड़ सकता है। उनके इलाके में अच्छे अस्पताल की सुविधा नहीं थी, इसीलिए अनामिका के माता पिता ने शहर में ऑपरेशन कराने का फैसला किया। एक रिश्तेदार के माध्यम से उन्हें एक छोटा सा किराए का कमरा मिल गया। पर जब अनामिका को यह बात पता चली तो वह परेशान हो उठी। रात को अनिमेष के सामने बोली, किसी और के कमरे में रहेंगे वो? नहीं, मम्मी पापा मेरे साथ ही रहेंगे, और फिर घर तो खाली ही है अभी। और आपने खुद ही तो कहा था कि परिवार साथ होता है तो डर नहीं लगता। अनिमेष मुस्कुराया। बिल्कुल, बुला लो उन्हें। ये घर जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है। अनामिका के माता पिता आ गए। ऑपरेशन सफल रहा। धीरे धीरे वह ठीक हो गई। अनामिका की सेवा, देखभाल और प्यार में कोई कमी नहीं थी। पर अब घर की बड़ी बहू सरोज और बेटे दिवाकर के चेहरे पर सिकन आने लगी। एक दिन दिवाकर ने माँ सुरेखा जी को फ़ोन कर दिया। माँ, ये अनामिका के मम्मी पापा यहाँ डेरा जमा कर बैठे हैं। अब तो ये घर उनका लगता है। बहू भी सिर्फ उनके ही आसपास पड़ी रहती है। हाँ बेटा, तू फिक्र मत कर, आने दे मुझे, होश ठिकाने लगाती हूँ इसके। बड़ी मनमानी पर उतर आई है। सुरेखा जी बेटी के घर से जैसे ही लौटी, घर का माहौल बिल्कुल अलग मिला, और फिर जो हुआ वो एक छोटा सा विस्फोट बन गया। बैठक में सब इकट्ठा थे। सुरेखा जी की आवाज़ तेज थी। अरे भाई, एक दो दिन की बात होती तो हम भी सह लेते, लेकिन ये तो पूरा महीना हो गया। ये घर क्या धर्मशाला है? सरोज भी बीच में बोल पड़ी। और कोई पूछे तो क्या कहे, बहू के मम्मी पापा यहीं रह रहे हैं, अब लोग क्या सोचेंगे? अनामिका अपने कमरे में से आकर बोली, मम्मी जी, वो मेरे माता पिता हैं, कोई पराए नहीं। अगर उन्होंने मुश्किल वक्त में मुझसे सहारा मांगा तो क्या मैं मना कर देती? पर यह तुम्हारा मायका थोड़े ही है, सुरेखा जी ने चिल्लाते हुए कहा। हाँ, मायका नहीं है, वहाँ जाकर मनमानी करना यहाँ नहीं। और पता नहीं तुम्हारे माता पिता किस समाज से हैं। इतना सुनते ही अनामिका भड़क गई। माँ जी, आप बड़ी हैं, लेकिन आप मेरे माता पिता की बेइज्जती नहीं कर सकती। यह मेरा घर भी है, और यहाँ मेरे माता पिता भी आ नहीं सकते, तो फिर बेटी होने का क्या मतलब? अनामिका की आंखें भर आई। वातावरण में जैसे सन्नाटा छा गया। कुछ घंटों की चुप्पी के बाद अनामिका ने सूटकेस उठाया और बोली, मुझे इस माहौल में नहीं रहना जहाँ अपने ही अपने ना लगे। मैं मायके जा रही हूँ। आपके घर में मेरे माता पिता नहीं आ सकते। ठीक है, अब मैं अपना घर बनाऊंगी ताकि वे चाहे जब आए। अनिमेष जब ऑफिस से लौटा तब सब जानकर चुपचाप हो गया। उसने माँ से कहा, माँ, आपने ज़रूरत से ज़्यादा बोल दिया। आज आपने मेरी पत्नी को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सुरेखा जी नाराज होकर बोली, तो अब तुम भी उसकी ही साइड लोगे? अनिमेष चुप था।
उस रात उसने अनामिका को फ़ोन किया। अनामिका, प्लीज़ लौट आओ, सब ठीक हो जाएगा, माफ़ कर दो सबको। पर इस बार अनामिका का स्वर अलग था। अब मैं वहीं लौटूंगी जब मेरा और तुम्हारा घर अलग हो। मैं अब उस छत के नीचे नहीं रह सकती जहाँ मेरे अपने अपनों से दूर किए जाते हैं। समय बीतता गया। अब 1 महीना बीत चुका था। अनामिका अपने मायके में ही थी। अनिमेष अकेला रह गया था और माँ से बात बहुत कम करता था। सुरेखा जी को भी कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन उनका अहंकार अब भी आड़े आता था। घर की रौनक फीकी हो गई थी। जो आवाज़ें पहले हंसी में डूबती थीं, अब खामोशी में सिसकती थीं। धीरे धीरे 1 और महीना गुजर गया। घर में सन्नाटा और पसरने लगा था। अनामिका अब भी मायके में ही थी और अनिमेष घर आते जाते बस चुपचाप रहता। सुरेखा जी को यह खामोशी खलने लगी थी। बेटे की बेरुखी उन्हें बेचैन कर रही थी, लेकिन उनके अहंकार ने अब तक उन्हें नरम नहीं होने दिया था। एक दिन सरोज रसोई में सब्जी काट रही थी और वहीं बैठक में बैठी सुरेखा जी अपनी बहू से गुफ्तगू करने लगी। हमें तो अब समझ में नहीं आता ये कैसी बहू आई है इस घर में, ना संस्कार ना तहजीब, और ऊपर से इतनी जबान। सरोज ने चुटकी ली। माँ जी, आपने तो खुद कहा था पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, शहर की। अब देख लीजिए, वही पढ़ाई पढ़ाई सब सर पर चढ़ गई। सुरेखा जी कुछ देर चुप रही, फिर गहरी सांस लेते हुए बोली, हमें तो अब समझ में आने लगा है, ऐसी बहू की तो ज़रूरत ही नहीं है हमें। बेटा है तो दूसरा रिश्ता कर देंगे। उस समय अनिमेष पीछे से आ गया था। उसने माँ की ये बात सुन ली। वो वही खड़ा रह गया, एक पल को जैसे समय ठहर गया हो। फिर धीरे से बोला, तो आप यह चाहती हैं माँ? सुरेखा जी चौंकी, पर अब बात आगे निकल चुकी थी। थोड़ी झुंझुलाहट से बोली, हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ। छोड़ दे उसे, तलाक दे दें। तेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी उस लड़की के साथ। उसके माँ बाप ही उसे भरते हैं, उन्हें तो बस अपनी चिंता है, बेटी की नहीं। तेरी ज़िंदगी नहीं चलेगी उसके साथ। अनिमेष के चेहरे पर अब कोई घबराहट या संकोच नहीं था। उसकी आंखों में अब निर्णय की स्पष्टता थी। धीरे से बोला, सही कहती थी अनामिका, आपको मेरी परवाह नहीं। आपको सिर्फ अपनी झूठी इज्जत की चिंता है। आपको डर है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन एक बार भी आपने यह नहीं सोचा कि मैं क्या महसूस करता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ। उसने बिना किसी शोरगुल के अपने कमरे में जाकर बैग पैक किया। सुरेखा जी हैरान हो गई। अरे, कहाँ जा रहा है तू? वहीं जहाँ मुझे सुकून है, जहाँ मेरी बीवी है, जहाँ मेरी दुनिया है। क्या? यानी तू भी अब मेरा बेटा नहीं रहा? छोड़कर जा रहा है मुझे उस लड़की के लिए? अनिमेष पलटा। उसकी आंखों में आंसू थे। नहीं माँ, मैं सिर्फ उस घर को छोड़ रहा हूँ जहाँ मेरी बीवी को इज्जत नहीं मिली, जहाँ मेरे फैसले को नीचा दिखाया गया। मुझे मत कोसिए, खुद सोचिए। क्या आपने मेरी खुशी के लिए कभी अनामिका को अपनाने की कोशिश की? हाँ हाँ, जा जा। मैं जानती थी कि ऐसी लड़की से शादी होगी तो यही होगा। ले गई मुझसे मेरा बेटा। अब जा, अपने सास ससुर की गुलामी कर। अनिमेष ने एक गहरी सांस ली, सिर झुकाया और दरवाज़ा खोलकर निकल गया। कुछ ही समय बाद अनामिका और अनिमेष ने एक छोटा सा फ्लैट ले लिया। वही फ्लैट जिसकी निचली मंजिल पर अनामिका के माता पिता रहते थे। ऊपर की मंजिल पर अब उनकी छोटी सी दुनिया बस गई थी। ना ज़्यादा तामझाम, ना कोई दिखावा, बस एक सुकून भरी शांति। रात को बालकनी में चाय पीते हुए अनामिका ने पूछा, क्या अब सब कुछ पीछे छूट गया है? अनिमेष ने उसका हाथ थामा और मुस्कुराया। जो ज़रूरी था वो साथ है, बाकी जो हमारे खिलाफ थे वो छोड़ आया हूँ। अनामिका ने सिर झुकाकर उसकी बाह में सर रख दिया। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। ऐसा नहीं था कि अनिमेष ने माँ से रिश्ता तोड़ दिया था। हर रविवार सुबह वो समय निकालकर माँ के घर आता, थोड़ी देर बैठता, हालचाल पूछता, मंदिर तक साथ ले जाता। लेकिन हर बार जब वो मिलने आता, सुरेखा जी का लहजा ठंडी सी चुभती बातों से भरा होता। एक बार जब अनिमेष उनके लिए मिठाई लेकर आया, उन्होंने डिब्बा खोलते हुए कहा, हाँ, अब तो तेरी बीवी के कहने पर ही सब कुछ होता है ना, ये भी उसी की पसंद की होगी। अनिमेष ने हंसते हुए टालने की कोशिश की।
अरे नहीं माँ, आपके लिए लाया हूँ। याद है ना आपको काजू कतली कितनी पसंद है? काजू कतली तो पसंद थी जब बेटा साथ होता तब। सुरेखा जी का ताना हमेशा की तरह बातों की मिठास को फीका कर देता। अनिमेष चुपचाप बैठा रहा, वो हल्की सी मुस्कान पर दिल में खरोच लिए। उधर अनामिका अब अपनी छोटी सी संसार में संतुष्ट थी। सुबह उठती, पति को टिफिन देती, फिर खुद ऑफिस जाती, शाम को माँ पिता के साथ चाय पीती और रात में अनिमेष के साथ छत पर टहलते हुए दिन की बातें करती। लेकिन दिल के किसी कोने में एक खालीपन अब भी था। माँ जी ने एक बार भी ढंग से हाल चाल नहीं पूछा। ये बात उसे गाहे बगाहे चुप जाती। इसी बीच एक बड़ी खबर आई, बड़े बेटे दिवाकर का ट्रांसफ़र हो गया। सरोज ने जब यह खबर घर में सुनाई तो चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। माँ जी, अब तो चलना ही पड़ेगा, सुरेखा साफ लहजे में बोली। तुम लोग जाओ बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरा घर है, यही मेरी यादें हैं। छुट्टियों में आ जाऊंगी मिलने, दिवाकर बोला। लेकिन माँ, यहाँ आप अकेली कैसे रहोगी? बेटा, बुजुर्गों की आदतें घर की दीवारों से जुड़ी होती हैं। नई जगह पर मेरी सांस घुटेगी, यहाँ अकेले ही सही चैन से रहूंगी। धीरे धीरे घर सूना हो गया। दिवाकर, सरोज और बच्चे सब चले गए। अब सुरेखा जी के पास सिर्फ दीवारें थीं, कुछ तस्वीरें और लंबी खामोशियाँ। सुबह देर से उठती, एक वक्त का खाना बनाती, 2 वक्त खाती और बाकी समय या तो बरामदे में बैठकर मोहल्ले की औरतों से बातें करती या फिर मंदिर चली जाती। शामें बहुत भारी लगती थी। कभी कभी तो बस खिड़की से आती हल्की हवा ही उनके साथ ही होती। एक दिन उनकी पुरानी सहेली शांता मिलने आई। सुन सुरेखा, तेरी बहू तो देखो रोज ऑफिस जाती है, माँ बाप भी पास हैं और तू यहाँ अकेली बैठी है। सुरेखा जी थोड़ी कड़वाहट में बोली। किसे पड़ी है हमारी? बेटा है लेकिन बहू की धुन में है। हम तो बस नाम के रह गए हैं। शांता हंसते हुए बोली। अरे तू इतनी सख्त क्यों हो गई? जिससे रिश्ता जुड़ना है उसी से दीवार खड़ी कर दी। कभी बहू के घर गई? सुरेखा संकोच से बोली। नहीं, कभी बुलाया ही नहीं। या तो तू कभी गई ही नहीं। उस बात ने सुरेखा जी को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या सचमुच वह ही दूरी बढ़ा रही थी? एक शाम जब अनिमेष माँ से मिलने आया तो उन्हें बहुत चुप पाया। क्या हुआ माँ? सुरेखा धीरे से बोली। अकेलापन अब काटने लगा है। बेटा, अनिमेष धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, तो घर क्यों नहीं आ जाती? अनामिका ने भी कई बार कहा आप आए तो अच्छा लगेगा। माँ घर पर हो तो घर घर सा लगता है। सुरेखा जी कुछ पल चुप रहीं, फिर हौले से बोली, सोचूंगी। वक्त अब सुरेखा जी के लिए भारी होता जा रहा था। शुरू में तो लगता था कोई ज़रूरत नहीं, मैं अकेले जी लूँगी। पर दिन बीतते गए, शामें गहराती गई और अकेलापन अब काटने को दौड़ता। वो दिन अब बीत चुका था जब उन्हें यह एहसास नहीं होता कि उम्र क्या होती है। अब तो रसोई में उठना पकाना भी भारी लगने लगा था। खुद ही दुकान जाना, सब्जी लाना, छोटे मोटे काम करना, अब यह सब स्वतंत्रता नहीं बोझ लगने लगा था। एक दिन सुरेखा जी सुबह सुबह उठकर पानी भरने जा रहे थे। रसोई का फर्श थोड़ा गीला था, पैर फिसला, एक तीखी चीख और जमीन पर गिरते ही तेज दर्द। पड़ोस की श्रीवास्तव आंटी दौड़ी आई। अरे सुरेखा जी, क्या हुआ? पैर शायद टूटा है, बहुत दर्द हो रहा है, उन्होंने बमुश्किल कहा। श्रीवास्तव आंटी ने तुरंत अनिमेष को फ़ोन लगाया। 2 घंटों में अनिमेष और अनामिका भागे भागे आए, चेहरे पर चिंता की लकीरें और दिल में अपराध बोध कि माँ को अकेला क्यों छोड़ा। अनिमेष माँ के पास बैठकर, माँ देखो, अब और अकेली नहीं रहोगी, चलो हमारे साथ, अब रहो हमारे पास। सुरेखा धीरे से आंखों में आंसू लिए। कितनी बार मना किया, लेकिन अब शायद भगवान ज़बरदस्ती मुझे भेज रहे हैं। माँ जी, भगवान ने नहीं, आपकी बेटी बहू ने बुलाया है। अब आपकी जगह हमारे साथ है, हमारे घर हमारे बीच। पहले कुछ दिन सुरेखा जी को वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। न जाने क्यों लगता था जैसे मैं बोझ बन गई हूँ। ऐसी भावनाएं उनके मन में आती। लेकिन अनामिका का व्यवहार, उसका संवेदनशील अंदाज धीरे धीरे उनका मन जीतने लगा। सुबह उठकर अनामिका उनके पैर छूती, हर दवा का समय नोट करती, खाना पूछ कर बनाती। माँ जी,
आज मूंग की दाल बनाऊं? रात को चुपचाप उनका सिर दबा देती। एक दिन सुरेखा जी बिस्तर पर बैठी थी। बहुत सेवा कर रही है तू, पिछली बातें तो तू भूल ही गई है। अनामिका हंसकर बोली, माँ जी, आपने ही तो सिखाया था घर में पुरानी बातों को घर के बाहर रखना चाहिए। बेटी, एक बात कहूँ, तेरे माँ बाप भी जब तुझसे मिलने आते थे ना तो मुझे बहुत बुरा लगता था। आज समझ में आता है वो भी माँ बाप हैं। जैसे तू मेरी सेवा कर रही है वैसे ही उनका भी हक था तुझ पर। माँ जी, अब आप शायद समझ गई हैं तो मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा वही है। अब सब सामान्य था। सुरेखा जी ने पुराना घर किराए पर चढ़ा दिया। उसका जो भी किराया आता, कभी घर में कुछ खाने पीने की चीज़ें मंगवाती, कभी अनामिका के लिए कुर्ती खरीदती, बाकी अपने पास रख लेती। कहती, बुजुर्ग की जेब खाली नहीं होनी चाहिए। अब कभी कभी बेटी के यहाँ चली जाती तो कभी बड़े बेटे के यहाँ छुट्टियाँ बिताती, लेकिन लौटती हमेशा छोटे बेटे के पास। एक दिन बालकनी में बैठी थी सुरेखा जी, पास में अनामिका चाय लेकर आई। माँ जी, इलायची वाली है, आपकी पसंद की। सुरेखा जी ने चाय का घूंट लिया और अनामिका की तरफ देखते हुए बोली, अब दिल हल्का हो गया है बेटी, अब सच में लग रहा है कि घर में हूँ। अनामिका मुस्कुराई और दोनों चुपचाप बैठकर ढलती शाम देखते रहें, जैसे रिश्तों की दरारें भी ढलती धूप में पिघल गई हो। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी।